सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस ई व्याख्यान में हम भारत में यूरोपीय व्यापार का प्रारंभ विषय पर बात करेंगे। भारत में कई यूरोपीय जातियां आई, जिनमें मुख्य रूप से पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, हॉलैंड निवासी जो लोग थे वो डच कहलाते हैं, डेनिश जो डेनमार्क के रहने वाले थे, और फ्रांसीसी ये भारत में आए और इन्होंने भारत में व्यापार का प्रारंभ किया। भारत की व्यापारिक संपदा से आकृष्ट होकर अनेक यूरोपीय जातियों का ध्यान भारतीय व्यापार की ओर आकृष्ट हुआ। इन यूरोपीय जातियों ने भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित किए। उनके व्यापारिक प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप अनेक यूरोपीय जातियां जैसे कि पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसीसी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई और भारत में यूरोपीय व्यापार का प्रारंभ हुआ। सबसे पहले हम बात करते हैं पुर्तगालियों के आगमन की। जब 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया तो यूरोप व भारत के मध्य स्थल मार्ग नहीं रहा। यूरोपीय देश समुद्री मार्ग की खोज में लग गए। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया। उसके भारत में आने के साथ ही एक नए युग का प्रारंभ हुआ। अब भारत और पुर्तगाल के बीच में व्यापार प्रारंभ हुआ। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन, दीव एवं हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। परिणामस्वरूप पुर्तगाल के व्यापार में अधिकाधिक वृद्धि हुई। वास्को डी गामा ने अपनी यात्रा के व्यय का 60 गुना लाभ कमाया। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा पहला पुर्तगाली गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। उसने भारत में जल सामरिक शक्ति का बेहतर विकास किया। अल्मीडा के पश्चात 1509 ईस्वी में अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली गवर्नर जनरल बनकर आया और उसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। गोवा पर अधिकार करके उसे पुर्तगाली सत्ता एवं संस्कृति का केंद्र बनाया। व्यापारियों को गोवा में बसने के लिए प्रोत्साहित किया। व्यापारिक उन्नति के साथ ही पुर्तगालियों ने भारत में सैन्य शक्ति का संगठन एवं विकास किया। उन्होंने भारत में किलेबंदी प्रारंभ कर दी और भारत की राजनीति में भी हस्तक्षेप करने लगे। तो इस प्रकार से हमने किस प्रकार से पुर्तगाली जो है भारत में आए और उन्होंने व्यापार का यहाँ पर प्रारंभ किया। आगे हम बात करते हैं भारत में डचों के आगमन की। पुर्तगालियों को मिले व्यापारिक लाभ से प्रोत्साहित होकर हॉलैंड निवासी जो लोग थे, जिन्हें हम डच कहते हैं, डच कहा जाता है, इन डच लोगों ने अपना ध्यान भारत की ओर केंद्रित किया। उनका पहला व्यापारिक बेड़ा मलाया द्वीप समूह में आया। केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत में 1596 ईस्वी में आने वाला कॉर्नेलिस डे हस्तमान प्रथम डच नागरिक था। डचों के भारत आने के पश्चात
पुर्तगालियों से व्यापारिक प्रतियोगिता हुई। 1602 ईस्वी में भारत में डच इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। शीघ्र ही डचों ने मसाले के व्यापार पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और धीरे धीरे उन्होंने पुर्तगाली शक्ति को समाप्त कर दिया। 1641 ईस्वी में डचों ने मलक्का पर अधिकार कर लिया। 1652 ईस्वी में श्रीलंका में पुर्तगालियों के प्रभाव को समाप्त कर अपने अधिकार में कर लिया और दक्षिण भारत में अपने प्रभाव में वृद्धि की। डचों ने भारत में मुसलीपट्टम, पुलिकट, सूरत, विमलीपट्टम, मछलीपट्टम, भड़ोच, केम्बे, अहमदाबाद, कोचीन, चिनसुरा, कासिम बाजार, पटना, बालासोर, आगरा, तमिलनाडु, कोचीन आदि में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। डचों ने भारत में व्यापार की ओर अधिक ध्यान दिया। उन्होंने यहाँ की राजनीति में न तो कभी हस्तक्षेप किया और न ही उन्होंने डच लोगों ने जो है यहाँ की राजनीति में रुचि ली। डचों का दक्षिण पूर्वी एशिया में अधिक ध्यान रहा। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे भारत में उनकी ख्याति कम होने लगी तथा अन्य यूरोपीय जातियों का भी प्रभाव बढ़ने लगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 1602 ईस्वी में डचों ने भारत में डच इंडिया कंपनी की स्थापना की और मुख्य रूप से उन्होंने केवल व्यापार पर ध्यान दिया। आगे हम बात करते हैं भारत में अंग्रेजों के आगमन की, जिन्होंने भारत में व्यापारी बनकर आए और यहाँ की राजनीति में हस्तक्षेप करते हुए पूरी तरह से जो है भारत पर कब्जा किया। भारत में अंग्रेजों के आगमन के समय इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ शासन कर रही थी। अन्य यूरोपीय जातियों को भारत में व्यापारिक लाभ मिलता देखकर अंग्रेज भी भारत की ओर आकर्षित हुए। अतः अंग्रेजों ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ से भारत में व्यापार करने के लिए आज्ञा पत्र प्राप्त किया और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर यहाँ पर व्यापार प्रारंभ कर दिया। प्रारंभ में अंग्रेजी व्यापारियों को 15 वर्ष के लिए आज्ञा पत्र प्रदान किया गया था, किंतु उन्होंने धीरे धीरे भारतीय व्यापार पर अपना एकाधिपत्य स्थापित कर लिया और भारत की राजनीति में भी उन्होंने हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। 1608 ईस्वी में कप्तान हॉकिंस इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम से आज्ञा पत्र लेकर मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आया। 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों की व्यापारिक कोठी की स्थापना हुई। 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों की व्यापारिक कोठी की स्थापना हुई और 1615 ईस्वी में सर टॉमस रॉ व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के उद्देश्य से मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में आगरा में आया और यहां पर 3 वर्ष तक वह रहा। जहांगीर के समय में आया और 3 वर्ष तक वह यहां पर रहा। प्रारंभ में मुगल दरबार में व्यापारी पुर्तगालियों का अधिक प्रभाव होने के कारण उसे अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त नहीं हुई, किंतु अंततः वह शहजादा खुर्रम से व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने में सफल हुआ। अब अंग्रेजों को बड़ौच, अहमदाबाद,
तथा आगरा में व्यापारिक कंपनियां स्थापित करने का आज्ञा पत्र मिल गया। तो शहजादा खुर्रम के सहयोग से उन्होंने व्यापारिक सुविधाएं यहां पर प्राप्त की। 1640 ईस्वी में अंग्रेजी कंपनी ने मद्रास में एक सुदृढ़ दुर्ग की स्थापना की तथा 1662 ईस्वी में बंबई पर अपना अधिकार कर लिया। शीघ्र ही अंग्रेजों ने 1686 ईस्वी में कलकत्ता में भी व्यापारिक कंपनी की स्थापना की। भारत में अंग्रेजों का डचों तथा फ्रांसीसियों से व्यापारिक संघर्ष हुआ, जिसमें अंग्रेजों को सफलता प्राप्त हुई। डचों तथा फ्रांसीसियों से अंग्रेजों का व्यापारिक संघर्ष हुआ, जिसमें सफलता किसको मिली? अंग्रेजों को सफलता मिली। मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात तो अंग्रेजों का भारत के राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रभाव बढ़ा। हॉलैंड तथा पुर्तगाल यूरोप के दुर्बल राष्ट्रों में थे, अतः वे अंग्रेजों के आगे नहीं टिक सके और व्यापारिक प्रतिद्वंदिता से बाहर हो गए। तो किसको बाहर कर दिया अंग्रेजों ने? हॉलैंड तथा पुर्तगालियों को। अब अंग्रेजों की केवल फ्रांसीसियों से व्यापारिक प्रतिस्पर्धा थी। इन दोनों राष्ट्रों के मध्य 1763 ईस्वी तक संघर्ष चलता रहा। 1756 से 63 के सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस का पराभव हो गया। कनाडा पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया तथा भारत में भी उन्होंने फ्रांसीसियों को परास्त कर दिया। इसके उपरांत भारत में एकमात्र शक्ति अंग्रेज ही रह गए और उनके व्यापार को चुनौती देने की क्षमता किसी भी अन्य व्यापारिक जाति में नहीं रही और धीरे धीरे अंग्रेजों का भारतीय व्यापार पर पूर्ण रूपेण अधिकार हो गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अंग्रेजों ने भारत में आगमन करके और किस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर भारत में व्यापारिक क्षेत्र में आधिपत्य स्थापित किया। अन्य जो इनकी प्रतिद्वंदी व्यापारिक जातियां थी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच, उनको इन्होंने बाहर कर दिया और भारत के व्यापार पर एक आधिपत्य स्थापित कर लिया। और न कि व्यापार पर ही, अंग्रेजों ने यहाँ की राजनीति में भी हस्तक्षेप करते हुए धीरे धीरे यहाँ की राजनीति में भी एक आधिपत्य स्थापित कर लिया। आगे हम बात करते हैं डेनिश के आगमन की। भारत में 1616 ईस्वी में डेनमार्क निवासी, जिन्हें डेनिश कहा जाता है, उनका आगमन हुआ। डेनिश भी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। यहाँ आकर उन्होंने ट्रावनकोर एवं श्रीरंगपट्टम में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए, किंतु परिस्थितियों के अनुकूल न होने के कारण डेनिश व्यापारियों ने अपने व्यापारिक केंद्र अंग्रेजों को बेच दिए और भारत से वापस चले गए। भारत में उनके आगमन का कोई विशेष महत्व नहीं रहा। इस प्रकार से डचों को भी जो है अंग्रेजों ने यहाँ पर भारत में टिकने नहीं दिया। आगे हम बात करते हैं भारत में फ्रांसीसियों के आगमन की। अन्य यूरोपीय जातियों की तरह ही 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आए। उन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। यह एक सहकारी कंपनी थी। इस पर व्यापारियों का नियंत्रण न होकर
राजा का पूर्ण नियंत्रण था, जबकि अन्य यूरोपीय कंपनी पर व्यापारियों का नियंत्रण था। फ्रांसीसियों का मुख्य उद्देश्य भारत में व्यापार करके पूंजी एकत्र कर मेडागास्कर में उपनिवेश स्थापित करना था। यद्यपि भारत में सबसे बाद में फ्रांसीसी आए, किंतु यहाँ के राजनीतिक षड्यंत्रों में उन्होंने सर्वप्रथम भाग लिया। फ्रांसीसियों ने सूरत एवं मुसलीपट्टम में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने तो भारत में अपना राज्य स्थापित करना चाहा। परिणाम स्वरूप फ्रांसीसियों एवं अंग्रेजों के मध्य संघर्ष हुआ। दोनों शक्तियों के मध्य 3 युद्ध हुए। इन्हें कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। अंत में 1760 ईस्वी में वांडीवाश के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह परास्त कर दिया। 1763 ईस्वी में यूरोप में पेरिस की संधि के साथ ही सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हो गया। इसके साथ ही भारत सदा के लिए फ्रांसीसी शक्ति का प्रभुत्व समाप्त हो गया और अंग्रेजों की शक्ति में लगातार वृद्धि होती चली गई। धीरे धीरे भारत में वह एकमात्र यूरोपीय शक्ति के रूप में रह गई, जिसने भारत पर अनेक वर्षों तक व्यापार के साथ साथ शासन भी किया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने अन्य व्यापारिक जो जातियां पुर्तगाली, डच, डेनिश, फ्रांसीसी भारत में आए और उनको यहां से बाहर का रास्ता दिखाया। आगे हम एक बिंदु पर और चर्चा करेंगे कि भारत में यूरोपीय जातियों के आगमन के क्या कारण थे। उसके बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। कई यूरोपीय जातियां भारत में आई और इन जातियों ने भारत को व्यापारिक केंद्र बनाया। यहां से व्यापार करके अपने देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाया तथा अधिकाधिक व्यापार और लाभ अर्जित किया। भारत आर्थिक दृष्टि से संपन्न देश था। यहाँ की आर्थिक संपन्नता ने यूरोपीय व्यापारियों को आकर्षित किया। एक जो मुख्य रीजन है भारत में यूरोपीय जातियों के आगमन का, वह यह था कि यह आर्थिक दृष्टि से संपन्न देश था। दूसरा मुख्य जो कारण है वह है कि यूरोपीय बाजार में भारतीय मसालों की प्रचुर मात्रा में मांग थी। यहाँ के मसाले यूरोप में अधिकाधिक मात्रा में बिकते थे, तो यह भी एक मुख्य कारण था। तीसरा जो मुख्य कारण है वह है वेनिस और जिनोवा के व्यापारियों ने यूरोप एवं एशिया के व्यापार पर अपना अधिकार कर लिया था। वे स्पेन तथा पुर्तगाली व्यापारियों को हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं थे, तो यह भी एक कारण था। चौथा कारण अगर हम देखें भारत में यूरोपीय जातियों के आगमन का, तो वास्को डी गामा द्वारा भारत आने का सुगम जलमार्ग खोज लेना यूरोपीय व्यापारियों के लिए अत्यधिक लाभकर रहा। वास्को डी गामा ने जब भारत आने का जलमार्ग खोज निकाला तो उसके बाद यूरोपीय व्यापारियों के लिए यह अत्यधिक लाभदायक सिद्ध हुआ। पांचवा जो कारण है कि भारत निर्मित मिट्टी के बर्तनों की यूरोपीय देशों में व्यापक स्तर पर मांग थी, यह भी एक कारण रहा है। छठा कारण 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाने के कारण यूरोप व भारत के बीच स्थल मार्ग बंद हो गया था। अतः यूरोपीय देश समुद्री मार्ग की खोज में लग गए। शीघ्र ही उन्होंने भारत आने का सरल जलमार्ग भी मिल गया। तो यह भी एक कारण है कि कुस्तुनतुनिया पर 1453 ईस्वी में तुर्कों ने अधिकार कर लिया था, जिसके कारण उनको नए जलमार्ग की आवश्यकता हुई
और उन्होंने भारत आने वाले जलमार्ग की खोज कर डाली। सातवां जो कारण है यूरोपीय जातियों के भारत में आगमन का, वो है कि भारत में कुटीर उद्योग एवं कच्चे माल की अत्यधिक संभावना का होना भी एक मुख्य कारण रहा है आकर्षण का, यूरोपीय जातियों के भारत में आगमन का। तो इस प्रकार से आज के इस व्याख्यान में हमने भारत में यूरोपीय जातियों के आगमन और आगमन के बाद में उन्होंने यहाँ पर किस प्रकार से व्यापार पर एकाधिपत्य स्थापित किया उसके बारे में अध्ययन किया। यहाँ पर पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसीसी मुख्य यूरोपीय जातियाँ भारत में आई और उन्होंने व्यापार के साथ साथ यहाँ पर अंग्रेजों ने मुख्य रूप से यहाँ की राजनीति में हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया और अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बना डाला और कई वर्षों तक यहाँ की राजनीतिक के केंद्र बिंदु अंग्रेज रहे। धन्यवाद।